नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम राज्य सरकार का दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल। इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के विभिन्न महकमों के मुखियाओं से कि आखिरकार पिछले 2 सालों में उन्होंने ऐसे कौन से निर्णय किए जिससे आम आवाम को लाभ मिला है, या ऐसे कौन सी योजनाएं हैं जो आने वाले साल में आम जनता के लाभदायक होगी, या ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उन्होंने तय तो की, घोषणाएं तो की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आज राज्य के सड़क परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान साहब। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के खास कार्यक्रम में। खान साहब, ऐसे कौन से निर्णय हैं जो आपने पिछले 2 साल में लिए हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं खासतौर से सड़क निर्माण को लेकर, क्योंकि गाँवों से जोड़ने की बात कही थी आपने, उसमें क्या प्रगति रही है और क्या लगता है आपको कि कुछ मुफीद सफलता मिली है? 2 निर्णय बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने इन 2 वर्षों में लिए। पहला, माननीय वसुंधरा जी ने यह निर्णय लिया कि पूरे राजस्थान के स्टेट हाईवेज को हम डबल लेन करेंगे, उस ओर हमने काम शुरू कर दिया है। दूसरा, एमडीआर और ओडीआर तक हम 2 लेन के विद पेव शोल्डर सड़क निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक, पूरे जो हमारे ग्राम मुख्यालय हैं, जिससे 9,900 ग्राम पंचायतें हैं, उनके हेडक्वार्टर पर 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक सीसी रोड, जिसको गौरव पथ उन्होंने नाम दिया, उसमें प्रथम चरण का काम हमारा लगभग पूरा होने जा रहा है। दूसरे चरण की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2 बड़ी उपलब्धियां रही। लेकिन साथ साथ दिल्ली में भी यूपीए के बाद में जो एनडीए गवर्नमेंट आई और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी इस विभाग के मंत्री बने, तो उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान को फोकस किया। उसमें जो हमें स्वीकृतियां मिली, उनसे राजस्थान को बहुत बड़ा संबल मिला और राजस्थान ने अपने प्रोजेक्ट्स को दिल्ली भेजा और उनकी स्वीकृतियां हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही। जो ग्राम गौरव सड़क की आप बात कर रहे हैं, कितने गाँव को अपन जोड़ चुके हैं और क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी तक गांव में जो सड़कों की स्थिति है ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है। दो चीजें हैं गांव की सड़क की। एक तो वो सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है, एक वो सड़क जो गांव से आकर के हाईवे को जोड़ती है। लेकिन ये जो सड़कें गौरव पथ हैं, ये सिर्फ गांव के अंदर जहां कीचड़ पड़ा रहता है, जहां नालियां नहीं है, जहां लोगों को, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का फोकस महिलाओं पर रहा, जब महिलाओं का आना जाना नहीं है, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने इस तरीके के गौरव पथ का निर्माण करवाया। 2154 गौरव पथ प्रथम चरण में हमने घोषित किए, लगभग 1115 करोड़ रुपए के। उनमें लगभग 2200 किलोमीटर सड़कें, 1800 सड़कें आज तक हम बना करके तैयार कर चुके। खान साहब, सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष बार बार कहता रहता है हर चीज़ आपने ठेके पे दे दी, चाहे पीपीपी मोड पे जो भी है, सड़कों का ज़्यादातर काम पीपीपी मोड पे दे दिया। हकीकत में क्या लगता है पीपीपी मोड, क्योंकि सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है, या इतनी क्योंकि हर सड़क देख लो, चिकित्सा देख लो, सभी क्षेत्रों में पीपीपी मोड को क्यों स्वीकार किया जा रहा है? क्योंकि जनता को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हर चीज़ का पैसा पे करना पड़ेगा, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, टोल जिस तरह खुल रहे हैं, तो वो लग रहा है लूट का एक साधन हो गया पीपीपी मोड देने का। देखिए, किसी भी देश और प्रदेश को विकसित करने के लिए आपके पास 2 माध्यम हैं। एक माध्यम तो ये है कि आप लोगों पर अपने प्रदेश के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएं। तो जब कर किसी भी चीज़ का आप लगाएंगे तो वो 7 करोड़ और 25 लाख लोग इस प्रदेश में हैं, उन पर सब पर पड़ेगा। दूसरा माध्यम यह है कि सड़कों का निर्माण करते हैं तो आज की तारीख में 10% लोगों के पास ही वाहन है, 90% लोगों के पास तो 4 व्हीलर है नहीं, 2 व्हीलर पर टैक्स लगता नहीं है, मतलब 3 व्हीलर पर टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चर के जो व्हीकल है उन पे नहीं लगता, बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी पे नहीं लगता है। तो बचा जो 10% है जिसके पास व्हीकल है 4 व्हीलर, तो या तो हम 10% लोगों से चार्ज करें या 100% से करें। तो सरकार ने दूसरा विकल्प चुनना पसंद किया कि जो गरीब है, जो दलित है, जो वंचित है, उस पर कर का भार नहीं पड़े। इसलिए जो लोग सड़क का यूज कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जो है टोल के रूप में टैक्स लगे। ये निर्णय किया जो मैं सोचता हूं कि बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था का बड़ा निर्णय है, और इससे आम आवाम पर कोई भी मतलब जो है नुकसान नहीं होगा। आज हमारे यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ के करीब 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सारे व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से मात्र 8.5 लाख व्हीकल राजस्थान के ऐसे हैं जो मतलब टोलेबल हैं।
तो मैं सोचता हूं कि आप इसको निकालेंगे तो परसेंटेज वाइज भी बहुत कम आएगा, इसलिए ये निर्णय उचित है। लेकिन पहले आप लोग की टोल का विरोध करते थे कि टोल जो वसूला जा रहा है गलत वसूला जा रहा है। आज की स्थिति में नहीं, कई सड़कों की, कई राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, ऐसे हैं ये जहाँ पे सड़कें कंप्लीट नहीं हुई है और टोल पहले से शुरू हो गया है, हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान लिया है। तो क्या लगता है आप लोगों की पकड़ नहीं है या सीधे टोल जो दो चीजें हैं। देखिए, कुछ NHAI सड़कें बनाता है, कुछ NH बनाता है, कुछ स्टेट RSRDC, रीडकोर अलग अलग संस्थाएं बनाती हैं। आपका जो मैं सोचता हूँ इशारा जयपुर दिल्ली रोड की तरफ है। जयपुर दिल्ली रोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 लेन था, जिसका टोल लिया जा रहा था, उसको अपग्रेड करके 6 लेन किया गया। और प्रारंभ में जो पुरानी जो UPA की सरकार थी उसने और एग्रीमेंट किया उसके साथ में, वो 2011 में ये सड़क पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सड़क पूरी नहीं हुई आज तक। तो ये जो 6 लेन बना, इसमें उन्होंने उस समय 1854 करोड़ रुपए की कॉस्ट रखी, लेकिन आज ये लगभग 3000 करोड़ की कॉस्ट अगला मांग रहा है कंसेशनर कि साहब ये सब चीजें, महंगाई बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई और आपने अलग अलग जगह पर परिवर्तन करवा लिए, इसलिए तो ये जो गैप आया 1200 करोड़ का उसके डिमांड में और सरकार में, तो उस पर समय पर निर्णय नहीं लेना, उससे ये चीज स्थिति पैदा हुई। फिर गलत निर्णय लेना, उससे ये स्थिति पैदा हुई। और राजस्थान के अंदर उन्होंने बिना लैंड एक्वायर करे काम शुरू कर दिया था, उससे ये स्थिति पैदा हुई। यहाँ 17 रिलीजियस स्ट्रक्चर ऐसे थे जो खड़े थे रोड के ऊपर, उनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। उन सारी परिस्थितियों को दूर करते हुए हमने सारे 17 रिलीजियस स्ट्रक्चर हटाए, जो अतिक्रमित थे उनके अतिक्रमण उठाए, उसके अलावा जो लैंड एक्वायर करके देनी थी उसके पोजीशन दिए। तो आज स्थिति उनके लिए, कंसेशनर के लिए बिल्कुल सुविधाजनक है। इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब माननीय नितिन गडकरी जी के इंटरफेरेंस से ये निर्माण शीघ्र हो जाएगा। पकड़ का, क्योंकि वो एक तरीके से उनका एग्रीमेंट है, लेकिन लगता है नहीं, देखिए अगले में खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मतलब ये बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लेने में जो देरी की, और विशेष रूप से उस समय में किसी को, आज 2 साल बाद में किसी को चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ जो उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे सरकार का, कांग्रेस सरकार का, वो, और उस समय दिल्ली के अंदर इस विभाग का नेतृत्व करे, दोनों ही राजस्थान के थे। उनको राजस्थान के हित में शीघ्र निर्णय लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए। उनके अनिर्णय की वजह से आज राजस्थान की जनता भुगत रही है, लेकिन हमने तो उसमें सुधार करके सुविधाएं प्रदान की। बिल्कुल आपने सही कहा कि सुविधाएं प्रदान की है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के जो निर्णय होते हैं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। OPRC बंद हो गई, जबकि ये आप लोगों के देखिए, आउटपुट परफॉर्मेंस रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम एक नया कंसेप्ट लेकर के आए थे जी। चूंकि ये कंसेप्ट तो बेसिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें लोगों की रुचि नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स की रुचि नहीं है। और हमने जब इस धौलपुर और अलवर को मतलब एक तरीके से पायलट के रूप में करना चाहा, 3 बार हमने जब निकाला तो कोई आया नहीं, तो उन सड़कों को हमने हमारे एनओ टीम ले लिया। आपने बात को प्रारंभ करते हुए कहा कि पीपीपी में, तो पीपीपी में आज की तारीख में बैंकर्स जो कंसेशनर को पैसा नहीं दे रहा है, उस वजह से लोगों में थोड़ा सा स्थिरता आई है। तो हमने देरी नहीं की, हमने 1 साल पहले ही निर्णय कर लिया कि हमें एनओ टीम चला जाना चाहिए। इस हेतु हमने 3000 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से, 3000 करोड़ रुपए हमने वर्ल्ड बैंक से, और 10,000 करोड़ का MOU अभी इस रिसर्जेंट राजस्थान में हमारा मलेशिया के साथ हुआ। और जो सड़कें अभी हमारा RSRDC के कार्यालय में बैठे हैं, हमने बाकी सड़कें 20% का वाइबल गैप फंड जो है वो एक तरीके से दे करके और RSRDC को कह दिया, तो 1200 किलोमीटर सड़कें ये शुरू कर रहे हैं। और इसी तरीके से रीडकोर को दे दिया, कुछ NHI को दे दी, कुछ NH को दे दी, कुछ हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो लगभग आप ये देखिए 12 और 10-22,000 करोड़ में 44,000 करोड़ की सड़कें बनेंगी। तो करीब करीब मेरा ये मानना है कि 15,000 किलोमीटर सड़कें इस दौरान हम निर्मित कर देंगे इन 3 साल में, और 5,000 अन्य स्कीम्स में कर देंगे, तो 20,000 का लक्ष्य हम आराम से हमारा अचीव कर लेंगे। लेकिन मेंटेनेंस को लेकर विभाग ज़्यादा सतर्क नहीं है, क्या कारण है? स्टाफ की कमी है या क्योंकि जिनको दे रखा आपने वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो रहा? आप खुद भी जाते हैं। देखिए, वो जाना तो मॉनिटरिंग तो हमारी जिम्मेदारी में आता है। अगर आप किसी भी विभाग का मंत्री या अधिकारी अगर मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो नीचे लापरवाही बरती जा सकती है। डे टू डे मॉनिटरिंग करना, कमियों को दुरुस्त करना और मतलब दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सतत कार्रवाई करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी में है, हमें करना भी चाहिए जब भी विभाग चुस्त दुरुस्त रहेगा। एक दूसरा ये है कि अभी 2003 से लेकर 8 तक माननीय वसुंधरा जी जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस दौरान 29,000 किलोमीटर सड़कें जो 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 तक बनी,
ईयर में बनी, तो 2004 में बनी, तो उसका अगर लाइफ साइकिल 7 साल माने तो 2011 में उसने मेंटेनेंस मांग ली, 2005 वाली ने 2012 मांग ली, 2000 नहीं, उस दौरान कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ थी, उसने उन सड़कों का लाइफ साइकिल जो खत्म हुआ मेंटेन करनी चाहिए थी, की नहीं। तो 13,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी पीएमजीएसवाई की और अन्य रूरल रोड, वो मेंटेनेंस मांगने लगे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपने बजट के बाहर जाकर के नई सड़कों की घोषणाएं कर दी, उससे प्रदेश को भुगतना पड़ा। लेकिन हमने उससे सबक लेकर के और उस बात को दुरुस्त करते हुए पहले चरण में 847 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 4,254 किलोमीटर सड़कों का हमने रिपेयर कर दी। अभी 2700 किलोमीटर के टेंडर हमारे प्रोसेस में है, 5,000 मतलब जो है किलोमीटर की सड़कें लगभग हमारी पाइपलाइन में है। तो 4,254 किलोमीटर, 2,700 किलोमीटर और 5,000 किलोमीटर जोड़ करके हम इसी आंकड़े को लगभग 12-13 हज़ार पे ले जाएंगे। तो फिर भी 5,000 किलोमीटर सड़कें टूटी भी रहेंगी, लेकिन उसके लिए भी हमने इस बजट में प्रोविजन करने जा रहे हैं। तो हम अगले 2 साल में राजस्थान की किसी भी सड़क को टूटा हुआ नहीं छोड़ेंगे। कार्यक्रम में चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जिंदगी बहुत सारे रंगों वाले फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें सबसे खुशनुमा और चटकीले हैं संस्कृति के रंग। इन्हीं रंगों को आपके सामने पेश करेगा रंग रंगीला राजस्थान, हर रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह? क्या है इस बार का सौभाग्य मंत्र? किस्मत बदल सकता है दिव्य वास्तु प्रयोग, और क्या है ज्योतिष का नजरिया? देखिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रहों की माया, रविवार सुबह 11:30 बजे और दोपहर 4:30 बजे। क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के हर गोल तक, टेनिस के शॉट से लेकर बास्केट की बॉल तक, एवन टीवी आपको दिखाएगा खेल के मैदानों की हर खबर। खेल खेल में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। खबर अपन बात कर रहे थे सड़कों की। आप परिवहन मंत्री भी हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर आखिरकार पिछले 2 सालों में ऐसे कौन से नीतिगत फैसले लिए हैं जिससे आम आवाम को यातायात की सुगमता मिली हो, वाहनों की सौगात मिली हो? जो गांव अपनी परिवहन सेवा से नहीं जुड़े होते, कितने गांवों को जोड़ने का प्रयास किया, या कोई पाइपलाइन में चल रहा है कि हम आने वाले साल में इतने गांवों को और राजस्थान परिवहन सेवा से जोड़ेंगे? देखिए, ये सौभाग्यवश मुझे दूसरा कार्यकाल मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और सौभाग्य की दोनों ही बातें हैं। चुनौतीपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अगर 2 कार्यकाल मिल जाएं और वो स्टेट फिर वाहनों से वंचित रह जाए, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। तो इस जिम्मेदारी के एहसास से मैं वाकिफ हूं। इसलिए हमने जो जड़ से देखा कि भी क्या ऐसी चीज प्रदेश को दें जिससे प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ और अच्छा लोक परिवहन मिले। जी, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले बजट में बहुत महत्वपूर्ण जो घोषणाएं की, उनमें एक थी कि जो हमारा नेशनलाइज रूट है लगभग 16,000 किलोमीटर, उस पर रोडवेज मात्र 50% तक कवर कर पा रही है, 50% तो खाली पड़ा है। उसको कवर करने के लिए उन्होंने इसमें से 40% एरिया को लोक परिवहन सेवा से, जो निजी क्षेत्र से जोड़ने का घोषणा की थी। उसका चूंकि प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम आए, नोटिफिकेशन किया, उसको एक दिन मॉडिफाई करके फिर नोटिफिकेशन किया, फिर उसकी प्रक्रिया हुई, आपत्तियां आई, विपत्तियां आई, फिर उसका फाइनल नोटिफिकेशन हुआ। अंत में जाकर के अब हमने उनके
परमिट के लिए एप्लीकेशंस लिए और एप्लीकेशंस के बाद में उनकी छानबीन करी। जो एलिजिबल लोग थे उनका एक तरीके से सुनवाई की। सुनवाई करके प्रथम चरण में हमने लगभग जो 6000 परमिट हम देने जा रहे हैं उनमें से 77 परमिट हमने आज के 2 दिन पहले जारी कर दिए, जो एक हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 77 जारी हो गए तब 6000 भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में है और उनकी सुनवाई हो गई। लेकिन लगता है प्रक्रिया बहुत नहीं, स्लो रही। वो स्लो नहीं, वो मतलब कानूनन नहीं, ये कानूनन इतनी लेंदी है कि इतना समय लगता ही है, क्योंकि आप उसको 6 महीने तक सुनना पड़ेगा आपको, उसकी कानून अपना कहता है, फिर गवर्नर तक फाइल जाती है, फिर वापस आती है, फिर हाउस में हमने पास करवाया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें समय लगा। लेकिन ये तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणाएं की थी, तो उनको हम पूरा करने के लिए मतलब यहां तक बढ़ गए। अब ये है कि इस 13 दिसंबर को जब 2 साल पूरे होंगे तो राजस्थान लोक परिवहन सेवा की शुरुआत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हरी झंडी दिखा करके, जो हमारे 7 संभाग मुख्यालय हैं उन तक 2 डिलक्स, 2 एसी बसें और 2 ऑर्डिनरी बसें हर एक डिवीजन के लिए हम रवाना करेंगे। तो ये प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो 6000 बसें जब एक जैसी अच्छी चमचमाती हुई दौड़ेंगी तो जनता को अच्छा, उसके साथ साथ पैरेलल जो उसके साथ नहीं, उसके साथ साथ आप मतलब जो है हम 18 सीटर, 24 सीटर, 28 सीटर, 32 सीटर बसों को, जो छोटे छोटे कस्बे हैं जैसे बस्सी, जैसे आपका चाकसू, जैसे चोमू या किशनगढ़ के पास में मान लीजिए, देख लीजिए कि रूपनगढ़, इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो यात्री और क्राउडेड होकर के आता है, जीपों में आता है, जान जोखिम डाल के आता है, वहां भी हम नए परमिट जारी कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं अभी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी राजस्थान के 50% से ज़्यादा गांव अभी भी राजस्थान लोक परिवहन सेवा से नहीं जुड़े हैं। कहीं न कहीं लगता नहीं विडंबना है। और अब आप जब करेंगे 2 साल में सिर्फ 77 वाहनों को ही परमिट दिए गए हैं, तो ये लगता है आने वाले 3 साल में आप 6000 वाहनों को परमिट दे पाएंगे? देखिए, मतलब क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग में आप कहेंगे साहब 1 कमरे का पोजीशन देने के लिए आपने 2 साल ले लिए। जब कोई भवन बनता है उसकी खुदाई होती है, नींव लगती है, निर्माण होता है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, फर्नीचर लगता है, तो उसमें 2 साल लगते हैं। तो उसमें फिर आप 100 कमरों में एक साथ रह सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरे राजस्थान के लिए एक स्कीम के लिए हुई थी। चूंकि स्कीम इंट्रोड्यूस हो चुकी, एप्लीकेशन आ चुके, सब कुछ हो गए, तो अब हमने मतलब जो है एकदम तुरंत, चूंकि 13 दिसंबर आ गया तो हमने 77, हम 2000 भी जारी कर सकते हैं। कल हम 2000 भी जारी, क्योंकि हमने सुनवाई कर ली, एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन हमारे पास लगभग 5500 के करीब आ चुकी, तो हम 2000, 3000, 4000 जितनी चाहें कल ही परमिट जारी कर सकते हैं। लेकिन ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि उस दिन हमें हर संभाग में व्हीकल जाए और वो व्हीकल तैयार होकर के रोड पे आ जाए। 12 तारीख को आकर के वो जयपुर में खड़ा हो जाएगा और उसके बाद तो धड़ाधड़ रोज 10 परमिट, 100 परमिट, 500 परमिट, 1000 परमिट रोज जारी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब समय नहीं लगेगा। अब तो अगले 6 महीने में आप ये देखेंगे पूरा, मैं अभी दौरा करके आया हूँ राजस्थान का, अभी 3000 वाहन इस तरीके के इस सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। उन 3000 को खाली हमें परमिट देने की जरूरत है। थोड़ी प्रक्रिया में उन्होंने जल्दबाजी कर दी, हमारे अधिकारियों ने लापरवाही कर दी, उनको हमने सजा कर दी। लेकिन उस प्रक्रिया को माननीय नितिन गडकरी से बात करके हमने स्थिरता ले ली और अब उसको हम लाइन अप कर देंगे। बॉडी बिल्डर से बात हो गई, ऑपरेटर से बात हो गई और विभाग भी इसमें दुरुस्त की कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगले ये मान के चलिए कि बजट आने तक मैं 2000 बसें सड़क पर ला दूंगा। रोडवेज लगातार घाटे से जूझ रहा है। अभी सुना है कि कुछ जो निजी वाहन है उनको सरकारी बस स्टैंडों से सेवाएं शुरू करने की आप अनुमति देने जा रहे हैं। लग रहा है कि जो आपका रोडवेज जो पहले घाटे में चल रहा था और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। मेरा साहब, आप ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये स्कीम में सिर्फ 77 परमिट दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो रोडवेज। मैं तो एक निवेदन कर, रोडवेज एक जो पहले से जो चल रही थी, नहीं देखो, उन स्टैंडों पर नहीं, मैं देखिए मुख्यमंत्री जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जी, मैं प्रदेश का मंत्री जी, परिवहन विभाग का। मेरी जिम्मेदारी है कि जो 44,000 गांव हैं जी, जो हमारे सारे 200 के करीब कस्बे हैं, उन तक के व्हीकल जनता की सेवा के लिए पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। रोडवेज का पिछले 10 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो उसका औसत 4,500 से 5,000 बसों का आता है, जबकि आज डिमांड हमारी 25,000 बसों की है। रोडवेज जब अपने पूरे जीवन काल में इतनी बसें नहीं लाया, तो क्या एक रोडवेज को ही फायदा पहुंचाने के लिए या एक इंस्टीट्यूट को खड़ा रखने के लिए राजस्थान की जनता को हम अपने हल पर उसको बेहाल रूप में छोड़ दें?
ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए रोडवेज जिंदा रहे, रोडवेज के कर्मचारियों के सेवा पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े, रोडवेज घाटे में नहीं जाए, इसलिए हमने ये स्कीम लेकर के आए। वो वहां से ऑपरेट होगी तो पर किलोमीटर 1 किलोमीटर चलेगी तो वो उसका एडवांस पैसा रोडवेज को जमा कराएगी। जब वहां अपनी गाड़ी को पार्क करेगा तो पर मिनट वो पार्किंग का पैसा उसको देगा। तो रोडवेज के तो आय के स्रोत बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी 30 करोड़ रुपए पर मंथ उनको मदद के लिए दे रहे हैं, जिससे उनकी वेतन समय में आया तो मुझे आज विरासत में मिला, वेतन समय पर नहीं जा रहा था, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही थी, पेंशन नहीं मिल रही थी। आज मैं मतलब एकदम गर्व से कह सकता हूं कि हम 1 तारीख आते ही तनख्वाह दे रहे हैं। तो एक ये उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है। लेकिन फिर भी रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए आपको उनकी जमीनें बेचनी पड़ रही है, ये आरोप लग रहे हैं लगातार। नहीं। तो ये क्या, देखिए 2 चीजें हैं, रोडवेज घाटा नफा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता को हम सुलभ सेवाएं कैसे दें। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आज जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीपीपी में अपने बस स्टैंड को बना रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि साहब एयरपोर्ट, आपने दिल्ली का एयरपोर्ट प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया। आप याद करिए जब आप मतलब छोटे बच्चे थे, एयरपोर्ट पे कभी उतरने का मौका मिला, वो एयरपोर्ट भी देखिए, आज ये एयरपोर्ट भी देखिए, सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। तो हमें मतलब जो है किसी को फायदा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हम। जमीन की आज मान लीजिए एक एक्स्ट्रा लैंड पड़ी है और रोडवेज अपना और ज्यादा मतलब बढ़ा सकता है। जो लैंड्स पड़ी हैं, अब जमीन के ऊपर बिल्डिंग बहुमंजिला बन रही है और रोडवेज ने मतलब जो है हजारों बीघा में यूं बना रखी है। अगर वो यूं बनाएगा जमाने को देखते हुए, बाकी अपनी जमीन का कमर्शियल यूज करेगा, उसको आय होगी तो उसका स्टेटस बढ़ेगा। इसलिए एक जो बिल्कुल रूढ़िवादी, परंपरावादी और एक तरीके से देखें एक ही लीग पर चलने वाला प्रदेश नहीं, अब तो प्रदेश चाहिए विकसित प्रदेश, शिक्षित प्रदेश, सुविधा देने वाला प्रदेश, रोजगार देने वाला प्रदेश और प्रदेश ऐसा जो पूरे मतलब जो विश्व में ये जाना जाए कि ये प्रदेश ऐसा है जो आगे बढ़ रहा है। रोडवेज अपने संसाधनों के साथ आगे बढ़ेगा, रोडवेज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, उनके पास साधन उपलब्ध है तो उनको उसका वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके अपने साधन बढ़ाएगा। रोडवेज में लेकिन लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है, कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है। दूसरा एक आपने घोषणा की थी प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है और पहले 15 साल थी, उसको 10 साल करने की बात कही थी, लेकिन शायद अब उसको आप घटा रहे हैं। लेकिन लोगों के संभावित विरोध को देखते हुए शायद उस पर भी अभी कुछ फैसला नहीं हो पाया, कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, अगर जो लोग सुविधाएं ले रहे हैं उनसे उन सुविधाओं को थोड़ा सा कम करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार होगा। लेकिन आगे लेकिन डंपिंग यार्ड नहीं बन गया हमारा राज्य। नहीं, दूसरे स्टेट में 10 साल वाहन चलता है और उस 10 साल बाद में राजस्थान भेज जाता है, अब और राजस्थान उसको अनुमति देता है, परमिट मिल जाता है, वो वाहन यहाँ धड़ल्ले से दौड़ते हैं। और प्रदूषण जो समस्या जिससे पूरा देश ही जूझ रहा है, उसको देखते हुए आपको कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। प्रदूषण और जलवायु जी, ये दोनों बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान में प्रदूषण कम हो, जयपुर एक वर्ल्ड मैप पर शहर है, उसमें टूरिस्ट का घटना कम हो, इसलिए हम कठोर निर्णय लेने जा रहे हैं। और ये बात सही है कि अभी हमारी जो बसें हैं यहाँ चल रही हैं उनका जीवन काल ज़्यादा है, उसको हम निश्चित रूप से कम करने ही जा रहे हैं। अब कोई दबाव में नहीं हम किसी के भी, न किसी से प्रभावित है न किसी के दबाव में है। जनहित में हम ये फैसला इसी साल 2015 के वर्ष में ही लेने जा रहे हैं। ये थी खान साहब से अपने दोनों महकमों की बात। अब बात करते हैं आपके डीडवाना को लेकर। डीडवाना को जिला बनने की बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी आपके मंत्री बनने के साथ ही, उसमें क्या प्रगति रही और क्या लगता है आपके इसी कार्यकाल में ये डीडवाना के लोगों का सपना साकार हो पाएगा या फिर ये सपना ही रहेगा, या इसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए महत्व रखता है जी, क्योंकि जिस जनता ने उम्मीद और आशा के साथ मुझे निर्वाचित करके भेजा, वो चाहती है हमारा डीडवाना विकसित हो, डीडवाना आगे बढ़े। उसके लिए हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर रहे हैं, सड़कें अच्छी बना रहे हैं। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निवारण अभी मुख्यमंत्री जी 28 अक्टूबर को गई हैं, तो 1490 करोड़ की प्रोजेक्ट जिसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, उसको शुरुआत करके आई हैं, जिससे बहुत प्रदूषित पानी ये प्रेरणा। 2 चीजें, एक बुक कॉलेज थी जो महिलाओं की, उसकी नींव भी मुख्यमंत्री जी लगा के आई। तीसरा जो है वो मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करता है। मैं मेरे जनता का मतलब जो वकील हूँ,
एक तरीके से, चूंकि मैं सरकार का मंत्री हूं। आप पैरवी किस तरह से कर रहे हैं? बस देखिए, जनता के वकील तो है, देखिए, साथ में सरकार में भागीदार भी है। नहीं, अब मैं पैरोकार कितनी मजबूती से करेंगे आप? देखिए, वो सबसे बड़ी बात जनता को एक इंतजार है। बहुत मारवाड़ी कहावत है, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। आपको वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बिना मतलब कोई जन आक्रोश भी नहीं बिल्कुल। हो, आपका काम भी हो जाए, उस और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नहीं, और चूंकि मैं मतलब जो है मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का सहयोगी हूँ, इसलिए राजस्थान के स्तर का निर्णय होगा। अन्य लोग भी जिलों की मांग कर रहे हैं, तो उनकी बातों को भी सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार के सहभागी होने के नाते। और हमारी बात को भी जहां प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। अभी तो मीडिया के सामने मैं ये बात कह दूं और कल को ये बात आग की तरह फैले और बिना बेवजह विरोध हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो जाए। इसलिए संयमित रूप से मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई पूरा राजस्थान में जब भी कोई जिले बनेंगे तो हम भी हमारे दावे को पेश करेंगे। डीडवाना के लोगों के लिए अभी बड़ी जल्दा योजना लाए थे आप, ये कब तक उनको वहाँ पानी नसीब हो पाएगा? देखिए, ये एकदम टाइम बाउंड योजनाएं, सड़क और पानी, ये दो योजनाएं ऐसी हैं। मैं सोचता हूँ कि डीडवाना में, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल को निकाल दीजिए और बाकी कांग्रेस के पूरे कार्यकाल को जोड़ लीजिए आप। जितना 1952 से लेकर के उनके आखिरी एमएलए तक सड़क क्षेत्र में जितना पैसा दिया है, उसके 5 गुना इस अकेले कार्यकाल में पैसा वहां लगेगा। एक दूसरा, ये 1490 करोड़ रुपए आया जिससे हम हिमालय का पानी ला करके डीडवाना और डीडवाना के गांव और कुचामन के गांव, मकराना, परबसर, लाडनू, इन सब क्षेत्र में ला करके हम पानी पिलाएंगे। पूरे नागौर को हम 2 चरणों में पानी दे रहे हैं, इसलिए नागौर हम नागौर के प्रति कमिटेड थे। नागौर सड़क के क्षेत्र में, नागौर पानी के क्षेत्र में, नागौर शिक्षा के क्षेत्र में, नागौर चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े और नागौर एक अव्वल जिला बने। उसके लिए हम सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी और सारी जनता लगे हुए। मैं आपके टीवी में ये स्टेटमेंट देके जा रहा हूं कि 2018 तक एक भी टूटी हुई सड़क हम नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें लोक परिवहन नहीं जा रहा। ये मैं मेरे स्टेटमेंट को 2018 में आप दिखा करके मेरे से दोबारा इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये थे राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री यूनुस खान साहब, जिन्होंने कहा कि 2018 तक ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां पर टूटी हुई सड़क बचेगी और जहां वाहन नहीं चलेंगे, लोगों को आवागमन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं हम भी कि मंत्री जी का कहा हुआ सत्य हो और लोगों को ये दोनों ही सुविधाएं मिले, क्योंकि दोनों ही मूलभूत सुविधाओं में आती है और सरकार की प्रायोरिटी भी रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके टीवी चैनल का ताजा बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।